नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पत्रकारिता और साहित्य जगत की एक उभरती प्रतिभा, जिनके लिए मैं ये कहूँ कि देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, लेकिन एक धीर गंभीर स्वभाव के व्यक्तित्व में एक संवेदनशीलता का समावेश। मैं बात कर रहा हूँ आदित्य श्रीवास्तव की, जिनके लिए मैं ये कहूँगा कि आदित्य तू ज्वाला है, उजियारा केवल नाम नहीं, तेरे भीतर धधक रहा कोई साधारण धाम नहीं, तम से भी टकरा कर जो भी निर्भीक खड़ा रहता है वह सूरज ही तो होता है जिसका होता अवसान नहीं। एक जगह ढलता है तो एक जगह उगता है, लेकिन चिरस्थायी होता है। मानवता की जो संवेदनाएं जिस व्यक्तित्व के अंदर होती हैं, उस व्यक्तित्व के कृतित्व हमेशा स्थायी होते हैं। तो मेरे साथ हैं आदित्य श्रीवास्तव, दूरदर्शन के ख्यात एंकर हैं, पत्रकार हैं और सबसे बड़ी बात लेखक हैं, युवा हैं। तो आदित्य, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपके इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब प्रोत्साहन मिलता है जब आप जैसे लोग इस तरह प्रोत्साहित करते हैं सर। जब तुम्हारे जैसे लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मसरूर होते हैं। ये वो अफसाने हैं जो हर साज पर गाए नहीं जाते। कुछ लोगों को ईश्वर पहले से बहुत कुछ दे के भेजता है, मतलब रेडी टू डिलीवर होते हैं। तो 79 जहाँ मेरी जानकारी है, आपका 89 आप बॉर्न हैं, तो एक तरीके से बहुत युवा हैं। तो पत्रकारिता में कब से आ गए जब 89 बॉर्न है तो? सर मैंने जब अपना 12th क्लास पास आउट ही किया था जी। और उसके बाद एक शौक़ था कि शौक़ भी ऐसे आया कि मेरी एक मित्र थी, उनकी जो एक बहन थी वो उस समय केबल चैनल का दौर होता था, तो उसमें एंकर हुआ करती। तो उनको देख के एक लगा था कि यार ऐसे टीवी पे आना है या बुलेट समाचार पढ़ना है या मतलब पत्रकार बनना है। तो ऐसी ही शुरुआत हुई। एक बहुत छोटा सा कोर्स होता था भोपाल शहर में 7 दिन का, एंकरिंग और रेडियो जॉकी का। वो 12th पास आउट करने के बाद गर्मियों की छुट्टी, मतलब जैसी छुट्टियां लगी, पेपर ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट भी नहीं आया था, तो वो करने चले गए। उन 7 दिनों में देखा जाए तो हमने मुझे जो एक आखिरी दिन था, उस आखिरी दिन में एक न्यूज़ रूम का विज़िट कराया गया और उस न्यूज़ रूम के विज़िट करने से एक अंदर से एक आग लगी। जैसे आप और हम इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हम जैसे ही आप जैसे ही कोई एक सीनियर एंकर या पत्रकार वो बुलेटिन पढ़ रहे थे, तो उनको देख के लगा कि यार ये काम करना है, ऐसा करना है। तो वहाँ से वो आग लगी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई, रियाज हुआ जिसे कहते हैं संगीत की में, और इंटर्नशिप के बाद मौका मिला एंकर बनने का। एंकर बनने के साथ साथ फिर सफ़र चलता गया सर, तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो दूरदर्शन की चूँकि दूरदर्शन का एक पंचलाइन है, भारत की भावनाओं का दर्पण दूरदर्शन, और दूरदर्शन से ही जुड़ाव रहा लोगों का, जिन्होंने टीवी को समझा इस देश में। बहुत लंबे समय तक दूरदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूरदर्शन के समाचार, वो चेहरे जो समाचार पढ़ते थे, जो भी आज की तारीख में न्यूज़ से वाबस्ता होंगे, वो उन चेहरों को भूल नहीं सकते। स्वर्गीय सरला माहेश्वरी जी उनमें से एक हैं। तो दूरदर्शन बहुत गंभीर रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है, जनहित की रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। दूरदर्शन के कई असाइनमेंट भी आउट ऑफ कंट्री भी किए, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? सर मुझे ऐसा लगता है कि दूरदर्शन के साथ काम करना एक अलग जिम्मेदारी है। इससे पहले मैं एक प्राइवेट मीडिया में काम कर चुका था कई भोपाल में, जैसे मैंने आपको बताया कि केबल चैनल से अपना करियर शुरू किया। उसके बाद रीजनल चैनल जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उनमें काम किया, फिर रायपुर गया, रायपुर में एक रीजनल चैनल में काम किया, फिर दिल्ली पहुंचा, स्टार ABP न्यूज़ जैसे चैनल में काम किया। उसके बाद वापस जब भोपाल आ रहा था तो पहले दूरदर्शन में आने के लिए लग नहीं रहा था कि मुझे आना चाहिए। वो एक अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो मेरे परिवार वालों ने भी कहा, कुछ सीनियर्स आप जैसे लोग जो, उन्होंने भी मुझे मशवरा किया, मतलब मुझे बोला। मैं तो तुम्हारे उसमें अगर मैं अनुभव के आधार पर देखूं, तुम्हारे पत्रकारी अनुभव के आधार पर, तो मैं तुमसे जूनियर हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं सीरियसली, मतलब तुम 2007 में आए हो पत्रकारिता में, और मैं पत्रकारिता में आया हूँ 2012 में।
तो मैं तुमसे ठीक 5 साल छोटा हूँ, एक पंचवर्षीय का अनुभव ज़्यादा है, तो वो नहीं अनुभव सर, का मैं लाभ पत्रकारिता लूंगा। में मुझे ऐसा लगता है कि कोई जूनियर और सीनियर नहीं होता है। ये एक ऐसी फील्ड है जिस दिन हम स्टूडियो में बैठते हैं या फील्ड पे माइक पकड़ते हैं, वो हमारे लिए, मैं हर दिन उसको पहला दिन ही मानता हूँ। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ तो कि मैं वैश्विक अनुभवों की बात कर रहा था कि जो वैश्विक अनुभव थे, जब जैसे होता है कि डेफिनेटली प्राइवेट जो टीवी चैनल्स हैं वो भी रिपोर्टिंग करते हैं विदेशों में, लेकिन दूरदर्शन का एक्सेस होता है, जैसे दूरदर्शन को इजी एक्सेस मिलता है, तो आप वहाँ तक जा पाते हैं। दूरदर्शन का माइक आईडी हाथ में, मतलब एक जिम्मेदार मीडिया, तो वहाँ तक जा पाते हैं जहाँ सामान्यतः अन्य मीडिया नहीं पहुँच पाती, बहुत चुनिंदा लोग पहुँच पाते हैं। तो आपने वो सब भी अनुभव किया होगा, समझा होगा, मीडिया की जो आपने कहा कि जिम्मेदारी वाली बात है, तो वो थोड़ा सा अनुभव में समझना वो अनुभव सर ये है कि जैसे आप ही ने कहा कि वहाँ तक आप जहाँ जा पाते हैं जहाँ सब लोग नहीं पहुँच पाते या कुछ लोग पहुँच पाते हैं। आप जब भारत सरकार के, भारत के लोक सेवा प्रसारक में काम कर रहे होते हैं, तो एक आपकी देश की जिम्मेदारी भी होती है, और दुनिया के देश आपको सुन रहे होते हैं, आपको फॉलो कर रहे होते हैं, और आप जो बोल रहे होते हैं वो कई बार ये माना जाता है कि भारत की सरकार या भारत बोल रही होती है। ठीक बात। तो जैसे मैं पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन को कवर करने 2015 के अंत में पहुंचा, COP21 जिसको कहा गया, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे वहाँ पे, तब मैं देख रहा था कि पूरी दुनिया की मीडिया वहाँ पर मौजूद थी, और भारत की भी मीडिया थी, प्राइवेट मीडिया भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जो बातें दुनिया की मीडिया अपने अपने देशों के लिए कर रही थी और हम हमारे भारत के लिए कर रहे थे, वहाँ पे आपको ये बहुत जिम्मेदारी के साथ तथ्यों को रखना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, या इन्होंने ये रंग का ये पहना है, ये रंग का वो पहना है। किन मुद्दों के साथ भारत उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचा है, और वो मुद्दे भारत के लिए कितने गंभीर हैं, भारत की जनता के लिए कितने गंभीर हैं, तो उन पर आपको स्टडी करके जाना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, स्टडी करके जाना। मैं फिल्म फेस्टिवल कवर करने गया, कान फिल्म फेस्टिवल कवर करने, एक अलग अनुभव था 2023 में। उस पूरे कान फिल्म फेस्टिवल में देखा जाए तो भारत की तरफ से बहुत चुनिंदा मीडिया था, लेकिन उस भारत के पवेलियन में क्या कुछ हो रहा था, वहां पर भारत अपना किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहा था वहां पर, ये दुनिया को जानना बहुत जरूरी था सर। देखिए, लेकिन ये आदित्य, इसमें यहाँ मैं और भी एक बात कहूँगा कि अगर मैं कॉमर्शियल एंगल से देखूँ, व्यवसायिक दृष्टिकोण से दूरदर्शन में एक सीमित संभावना है, लेकिन अगर मैं पत्रकारीय दृष्टिकोण से देखूं और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखूं तो असीमित संभावना है। मतलब अगर वाकई में आपको अपना ज्ञान और कौशल इस्तेमाल करना है तो दूरदर्शन अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन बात कमर्शियल एंगल की आती है तो थोड़ा समझौता करना पड़ता है। तो ये बहुत स्पष्ट होता है चयन करते वक्त सामने। तो आपको नहीं लगा कि आप, मतलब दौड़ चल रही है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो एक टाइम पर दूरदर्शन के बाद एकदम एक बहुत बड़ा फील्ड सामने आया, तो फिर दूरदर्शन पर रुकना, दूरदर्शन पर लंबे समय तक ठहरना, मुझे लगता है कि 1 दशक हो गया होगा आपको काम करते करते। हाँ, 1 दशक से तो मैं ही देख रहा हूँ। तो ये जो कमर्शियल एंगल जेहन में नहीं आया कि चेंज करते हैं, जिम्मेदारी ठीक है, तथ्यात्मक पत्रकारिता ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ स्टोरी हाउ मच मनी इन योर पॉकेट। सर बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि बाहर से कुछ चीज़ें दूरदर्शन को लेकर छवि लगती है हमको, लेकिन 2014 के पहले का दूरदर्शन और 2014 के बाद का दूरदर्शन, मैं बहुत फ़र्क महसूस करता हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि दूरदर्शन ने पिछले करीब 11-12 सालों में अपने आप को बहुत बदला है, खासकर डीडी न्यूज़ में जहाँ मैं काम करता हूँ। उस डीडी न्यूज़ ने का न्यूज़ रूम का माहौल, उस डीडी न्यूज़ में काम करने का माहौल, उस डीडी न्यूज़ में कमर्शियल जो आप बात कर रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से भी अगर देखें तो उस लिहाज से जो भारत में इस तरीके से समय मीडिया इंडस्ट्री में जिस तरीके से चीज़ें हैं, उस हिसाब से अपने आप को बहुत मजबूत किया है। और कमर्शियल लिहाज से देखें, फाइनेंशियली लिहाज से देखें तो कोई बहुत परेशानी वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है उस संस्थान में। और सबसे महत्वपूर्ण बात सर एक ये भी है कि वो संस्थान आपको उन मौक़ों को, मतलब मैं आज अपने अनुभव से अगर मैं आपको बताऊं तो कई लोग अपने संस्थान से परेशान मिलते हैं। कई लोग ये कहते हैं अरे यार जो कर रहे हैं उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। सर मैं ऐसा मानता हूँ मुझे संस्थान ने इतना दिया है, दूरदर्शन ने इतना दिया है, कभी जब निराशा भी होती है ना, कोई चीज़ जब छूट जाती है, लगता है कि यार ये नहीं मिल पाया, तो जो मिला है उसको याद कर लेता हूँ सर।
और वो जब उसको याद नहीं, करता हूं ये तो एक अच्छा पॉजिटिव ह्यूमन एंगल है आपका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब यही इसी वजह से इतने समय तक यहाँ आप रुके हो और अपनी गति से आगे बढ़ रहे हो। सवाल एक और भी है कि अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं और साहित्य की बात करूं, तो रचनात्मकता की बात करूं, तो दोनों बिल्कुल ऐसे दो सिरे हैं, दो ध्रुव हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। एक में बहुत तात्कालिक रिपोर्टिंग है, घटना है, लूट हत्या आतंक है, तमाम हार्ड स्टोरी हैं, और एक तरफ संवेदनशीलता है, समाज से जुड़ाव है, सोच है, दृष्टिकोण है, मानवीयता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तमाम प्रश्न चिन्ह हैं, लेकिन साहित्य अभी भी इन तमाम प्रश्न चिन्हों से परे खड़ा है। तो मतलब यहाँ तो एंट्री आपने की ही थी धमाकेदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दूरदर्शन के माध्यम से, लेकिन लगे हाथ आपने किताबें भी लिख दी, और सबसे पहले एक बहुत ही रोमांटिक तुम ही मैं हूँ, फिर द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, फिर वायरस से वैक्सीन तक। तो ये इस बीच में लेखन, एक तो समय मिलना, दूसरा पत्रकार थोड़ा सा, जितना मैं समझ पाया इस फील्ड को, बहुत ही सतही, मतलब ज़्यादा समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खासकर बहुत ज़्यादा समय मिलता नहीं है, सोच नहीं पाते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब संवेदनशील लोग कम मिले मुझे इस फील्ड में। तो ये एक नई चीज़ कहाँ से आ गई? सर, मैं लेखक तो बनना चाहता नहीं था, ऐसा कुछ वो नहीं था कि मुझे लेखक बनना है तो मैं किताबें लिख रहा हूँ। मुझे एक थोड़ा मोटा कभी कविताएं लिखने का शौक था, तो एक शुरुआत की जो पहली किताब है मेरी वो कविता संग्रह है जी। तो वो जब ठीक ठाक कविताएं हो गई तो मुझे लगा कि किताब एक बनवा लेनी चाहिए, तो बन गई। लेकिन बाकी की जो अगली 2 किताब आई सर, उनके पीछे कई कारण रहे जी। जो दूसरी मेरी किताब थी द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, वो दरअसल एक कुछ समय जीवन में ऐसा आता है सर कभी कभी जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं चल रही होती हैं, आपके दफ्तर में या आपके जीवन की अगर बात देखें तो आप जो चाह रहे होते हैं कई बार वो आपके अनुकूल नहीं हो रहा होता है। तब आप उस वक्त उस समय को कैसे निकालना है आपको जी। तो वो एक दौर था जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं चल रही थी, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे चीज़ों को लेकर हो। तो वो एक समय, नौकरी तो चल रही थी सर, मैं अपने ऑफिस जाता था, दफ्तर जाता था, बुलेटिन पढ़ता था, शो करता था, आ जाता था, लेकिन जितना मैं कर सकता था शायद नहीं कर पा रहा। तो उससे मैं कह रहा हूँ कि वो परिस्थितियाँ अपनी अनुकूल उस समय नहीं होंगी। तो वो समय था, तो उस समय में मैंने सोचा कि उस ऊर्जा को कहाँ निकाला जाए। तो मेरे पास कई सारी कहानियाँ थी सर, कई लोगों की, युवावस्था ही थी, कॉलेज पास करके निकले ही थे, कॉलेज। तो वो जो पात्र थे उनके नाम काल्पनिक रखे आपने? वो सब पात्र के नाम काल्पनिक हैं, लेकिन जो कहानियां हैं सर वो किसी एक कहानी नहीं है, वो 3, 4, 5 लोगों की, जो आसपास के लोगों की कहानियां थी, उन कहानियों से वो कोरिलेट करती गई सर। जी जी। और ऐसे करके वो एक उपन्यास बन गया। और वो जब एक उपन्यास बना तो उसके बाद लगा कि यार ये उपन्यास भी लिखा जा सकता है। और वो उपन्यास कैसे लिखाया गया सर, मेरा एक और आपसे कहना, क्योंकि वो आज के युवाओं के लिए वो सुनना बहुत ज़रूरी है सर। आमतौर पर कहा जाता है कि आप पुराने लेखकों को पढ़िए। मैंने जब पहली बार गुनाहों का देवता पढ़ी तो मैं कई दिनों तक नॉर्मल नहीं रहा, लेकिन गुनाहों का देवता पढ़ने के बाद मुझे ये नहीं लगा कि मुझे किताब लिखनी चाहिए। मैंने जब उसके बाद दिव्य प्रकाश दुबे की अक्टूबर जंक्शन पढ़ी, उस अक्टूबर जंक्शन में चंदा और वो जो पात्र थे गुनाहों का देवता वाले, वही पात्र उसमें भी थे, लेकिन इतनी सरल वो एक किताब थी, शब्दों में कहें जो आज की हिंदी जिसको कहा जाता है, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं किताब, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी कि जितनी सरल चीज़ों को अगर आपको पढ़ रहे हैं आज के दौर में भी, तो आपको लगता है कि ये काम आप कर सकते हैं। पहली बात सर, जो मेरी तीसरी किताब आई वायरस से वैक्सीन तक, उसके पीछे की वजह सर ये थी कि जब कोविड के समय हम सब अपने लॉकडाउन थे, अपने घर में थे सर, तो पत्रकार के नाते जिज्ञासा तो होती है कि भाई इससे पहले भी कई सारी महामारियां आई हैं, कई सारी बीमारियां आई हैं, कई सारे युद्ध हुए हैं, उसका उस समय लोग क्या कर रहे थे, उन महामारियों के दौरान लोग क्या करते थे। कुछ साहित्य नहीं मिलता था सर, खूब गूगल पे सर्च करते थे, लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी उस समय, जो लोग जिम्मेदार थे वो लोग क्या कर रहे थे, या स्थितियाँ क्या। फिर लगा कि यार केवल पत्रकारिता सिर्फ यही थोड़ी ना है कि आप जाओ और खबर लिख कर आ जाओ। जो घट रहा है सर, हर पीढ़ी कुछ ना कुछ देखती है, हमसे पहले की पीढ़ी ने भी कुछ ना कुछ देखा है, पहले वो उनके अनुभव के साथ चली गई हैं।
आज सोचिए पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध या और भी महामारियाँ, उस वक्त कुछ लोग अगर लिख देते उस घटनाक्रमों को तो शायद हमारे पास और भी उसके बारे में डिटेलिंग होती। तो मुझे लगा कि ये वो चीज़ है जो शायद मेरी पीढ़ी देख रही है या अभी कुछ सालों की पीढ़ी देख रही है। अगले 100 साल बाद कोई पूछेगा कोविड-19 के समय या कोरोना के समय क्या हो रहा था, तो लोगों को पता नहीं होगा या उतना साहित्य नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो बहुत सरल बात थी कि लॉकडाउन लग गया, प्रधानमंत्री आए, लेकिन सर आप भी जानते हैं आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। हाँ, बहुत ही। आप सोचिए वो एक लाइन कितनी महत्वपूर्ण थी एक प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश के लिए, इस देश की हर एक नागरिक के लिए। क्या ये घटनाक्रम दोबारा ये पीढ़ी देख पाएगी इतनी आसानी से? बहुत मुश्किल। युवल नोआ हरारी लिख के गए थे कि अब ऐसी महामारियां लोग देख भी पाए तो असंभव जैसी चीज़ है, लेकिन जब वो लिख गए उसके 5 साल बाद ही ये स्थिति आ गई। जी जी। तो ये जो किताबें लिखी, किताबें पब्लिश हुई, फिर कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ करते हैं तो उसका एक सामाजिक तौर पर मूल्यांकन होता है और वो लोगों को बहुत प्रभावित करता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा प्रतिसाद मिलता है, एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, नहीं तो जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत अंदर तक इफ़ेक्ट करता है। तो जब ये किताब मार्केट में पहुंची, पहली, दूसरी, तीसरी, तो रिस्पॉन्स कैसा रहा? सर रिस्पॉन्स मिक्स था। देखिए आपके सामने तो कोई बुराई करता नहीं आपकी किताब की, जो कोई भी व्यक्ति होगा। नहीं, वो किताब की सामने वाले बुराइयों से फ़र्क नहीं पड़ता। किताब जब मार्केट में जाती है तो उसकी जो पाठक जो है, खरीदने वाला जो है, वो बताता है कि किताब कैसी चली। सर यूपीएससी के छात्र जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र जो कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, या जो ऑनलाइन कोचिंग चल रही हो रही है हमारे देश में, एक दौर आया था अभी कुछ समय पहले तक बड़ी बड़ी कोचिंग्स थी जो ऑनलाइन कोचिंग चलाती थी, वो उस किताब को रिकमेंड कर रही हैं। अरे क्यों कर रही हैं? उसका कारण ये है सर कि उस किताब में ये दस्तावेज़ है कि दुनिया में पहला कोरोना का मामला कब आया, दुनिया में पहली वैक्सीन कब बनी, दुनिया में पहली वैक्सीन किसको लगी, दुनिया में पहली वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों की टीम में कौन लोग थे। मतलब जितने भी तथ्य हैं सर, डेट वाइज, डाटा के हिसाब से, कोई हवाई बातें नहीं, सब कुछ डेटा के साथ उसमें मौजूद है। और एक और अच्छी बात आपको बताऊं सर कि उसके बाद कुछ परीक्षाओं में 1 या 2 सवाल जो जनरल अवेयरनेस के सवाल होते हैं, जो जिसमें कोविड-19 को लेकर भी रिलेटेड सवाल पूछे गए, तो उसके जवाब उस किताब में मौजूद थे। तो वो कोचिंग्स के जो टीचर रहे हों या जो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाने वाली वेबसाइट्स हैं, उसमें भी रिकमेंड किया जाता है कि इस किताब से आपको इस संबंध में डाटा के हिसाब से मिल जाएगा। अच्छा, ये एक पत्रकार, एक प्रस्तोता, एंकर, फिर एक लेखक, उसके बाद मंच संचालन भी बहुत बेहतरी से करते हैं। तमाम इवेंट में मैंने मंच संचालन करते हुए भी देखा है। और एक चीज़ है आपके मूल में, जैसे होता है ना कि आर्टिस्ट हो आप, कलाकार हो, सेलिब्रिटी वो है, बावजूद इसके मतलब ठीक है, कहीं मंच संचालन किसी ने अनुरोध कर दिया तो लेखक, पत्रकार सब छोड़ के मंच संचालन में जुट गए, कहीं कहीं सहयोगी की भूमिका में भी लग जाते हैं। तो कभी ऐसा आता नहीं है कि भाई ये मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मतलब निश्चित रूप से एक पायदान नीचे का भी काम हो, लेकिन रचनात्मकता हो तो कर लेते हैं, कभी गुरेज नहीं करते, ऐसा? सर अब आप जैसे लोग, अगर मुझे पता चलेगा या कोई ऐसे जिनको मैं मानता हूँ, वैसे लोगों के साथ अगर मुझे मंच साझा करने का मौका मिले तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है सर? आप सोचिए ना, अगर मुझे कहा जाए कि नवीन पुरोहित जी के साथ आपको नहीं, मैंने उन मंचों को बहुत बारीकी से देखा और मैंने ये देखा, मतलब एक्चुअली तो आप इंटरव्यू में यहाँ हो तो उसका रीज़न कुछ और है। मतलब मैंने बहुत आपका मानवीय विश्लेषण भी किया कि क्या होता है कि हम जिस एक्सपेक्टेशन से जाते हैं, जैसे जो सेल्फ रिस्पेक्ट है सबका एक जैसा है, तो हम जिस एक्सपेक्टेशन से जाते हैं कई बार हमें वो नहीं मिलता, लेकिन बावजूद इसके कि समाज को कुछ मिल रहा है, उस भाव से भी लोग काम करते हैं। वहाँ मुझे नहीं लगा, मेरे को समझ में आता कि उन जगहों पर आपको कोई रेखांकन आपको मिल सकता है, क्योंकि उससे आप परे हो गए हो, लेकिन ये स्वभाव में है। एक जगह नहीं, मैंने कई जगह देखा। तो ये एक बड़ी चीज़ है, कैसे कर लेते हैं? मतलब सर आपके विषय की चीज़ होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे विषय की कोई चीज़ है और मेरे वहाँ जाने से या मेरे वहाँ पे शामिल होने से किसी को कुछ मिल सकता है,
या मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं अगर कहीं किसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ, किसी मंच संचालन के लिए जा रहा हूँ और मुझे कोई विषय ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पर्टिकुलर ऐसे विषय पर मुझे संचालन करने का मौका मिल रहा है जिससे मुझे भी सीखने को मौका मिलेगा, मुझे भी कंटेंट मिल सकता है, या मेरे सामने कोई पत्रकारिता के छात्र बैठे हों मान लीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर, क्योंकि सर एक नई पीढ़ी है सर, हमने अपनी अगली पिछली मतलब जो हमारे आगे पीढ़ी गई उसमें और हम में शायद बहुत समय लगा होगा उस पीढ़ी को बदलने में, लेकिन जो हमारे पीछे आ रही है ना सर, वो बहुत तेज़ी से आ रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप समय पे नहीं बदले तो बदल दिए जाएंगे। आपको नीचे जाना पड़ेगा सर, आपको अपने छोटों से, अपने जूनियर्स से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से आगे आ रहे हैं सर। एक और बात पूछूं आदित्य के, जैसे ये जब मैं सोसाइटी में देखता हूँ तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, और मैं ये भी देखता हूँ कि जब मैं बहुत गौर करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि बेरोजगारी है नहीं। जो रोजगार जो है ना, रोजगार तो वही कर पाएगा कि जिसको स्किल हो, जिसके पास कौशल तो हो काम करने का। तो स्किल्ड लोगों की मैं कमी पाता हूँ। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मीडिया में हो, दक्ष जिनको कुशल पेशेवर लोग मौजूद नहीं हैं जिनके अंदर वो पैशन हो कि नहीं हमारे काम की चीज़ है तो हमारी उपलब्धता रहेगी। तो एक बहुत बड़ा यूथ का जो हमारे यहाँ, आप अगर ऑन एन एवरेज जो अभी जितने भी Naukri.com और इन सब की ऑन एन एवरेज रिपोर्ट देखें तो 42,000 रिज्यूमे आते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, कुछ सैकड़ा लोगों को जो नौकरी मिलती है। सरकारी नौकरियां तो वैसे ही काम है। तो ये युवाओं, जो वर्तमान सरकार ने एक स्वरोजगार की बात करी, स्किल की बात करी, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ कि ये बात सही। अब चूँकि आप कहीं ना कहीं आप एक तरह से सर्विस भी कर रहे हैं, दूसरा आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, स्किल्ड पर्सन भी हैं, तो आपको लगता है कि मतलब इस पे बेरोजगारी को लेके आपका क्या दृष्टिकोण है? यूथ इससे बहुत इफेक्टेड है। सर मुझे, आपको क्या लगता है, मुझे नहीं बोला गया होगा क्यों इस फील्ड में आए हो? अरे यार, कहीं सरकार, उस समय तो खूब बैंक की नौकरियां निकल रही थी सर, खूब परीक्षाएं निकलती थी, क्या कर, कोई भविष्य नहीं है, ये तो डूबता हुआ जहाज है, मीडिया फील्ड में क्या पैसा है, करियर खत्म। मेरे घर वालों ने भी मुझे कई बार बोला कि यार ये काम नहीं करना। मेरे जब अपना करियर बना रहा था सर, उस वक्त बाहर जाके, भोपाल से बाहर जाके बम्बई, पुणे जैसी जगहों पर MBA करने का बड़ा क्रेज़ था उस दौर में। मेरे घर वालों ने भी मुझसे कहा, वो तो मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि भोपाल में MBA खुल गया माखनलाल विश्वविद्यालय में, तो मैं वहाँ कम से कम उनके मन की भी हो गई और मेरे मन की भी हो गई। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास कैलिबर है, तो ये मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ सर मैं आपको खास तौर से, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ना तो पैसे की, ओवरऑल भी सर यही सिनेरियो है सर, वही मैं कह रहा हूँ, ये ओवरऑल फैक्टर है जो आप बोल रहे हैं। पैसा की कमी है ना, अपॉर्चुनिटीज की कमी है सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं है सर। तो सर भोपाल एक फिल्म आई थी वो 3 इडियट, हाँ, तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि मतलब लोग एक्चुअली सक्सेस के पीछे हैं, लोग स्किल के पीछे हैं नहीं, मतलब काबिलियत के पीछे, हाँ, कोई है ही नहीं, वो बिल्कुल। तो यूथ से, तो अब चूंकि आप यूथ हैं और बहुत ही सहज उपलब्ध हैं, तो बहुत आपका लोगों के साथ, जब यूथ के साथ कम्युनिकेशन होता होगा, तो मैं एक जनरल वो थॉट समझना चाहता हूँ कि जो यूथ है वो बहुत सेट अपने लिए लाइफ चाहता है, स्ट्रगल थोड़ा ये जो जनरेशन है वो नहीं करना चाहती। तो उस सोच को लेके मैं चाहता हूँ कि जब इस टाइप की कहीं आपका डिस्कशन हुआ हो यूथ के साथ और आपने उनसे चर्चा की हो, बात की हो, कोई वो बात की बात। सर मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि मैं, क्योंकि मेरा आमतौर पर इंटरेक्शन जर्नलिज्म फील्ड के छात्रों से ही होता है, उनसे ही होता है, तो वो यही बोलते हैं, बोले सर नौकरी नहीं मिल रही सर, पढ़ाई तो कर ली है सर, लेकिन कुछ समय काम किया सर, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया सर, अब क्या करें? तो मैं यही कहता हूँ कि नौकरी में, जर्नलिज्म में आपको कमी किस बात की है? आपके हाथ में मोबाइल है, आपको कंटेंट बनाना आता है, बहुत है सर, मोबाइल में डेटा है, मोबाइल है और आपको कंटेंट बनाना आता है, तो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। हाँ हैं, जो बड़े बड़े चेहरे इस न्यूज़ मीडिया के थे, जिनको देख के हम बड़े हुए, सोचते थे कि इन जैसा कभी बनना है, जब अपना करियर शुरू करते थे। आज वो, और उन्होंने ऐसा कैरियर शिफ्ट किया कि अब लग रहा है कि वैसा भी बने तो भी कोई समस्या नहीं, और जितने शायद सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स उनके जिस चैनल में वो पहले थे उतने उसमें नहीं होंगे जितने शायद वो आज व्यक्तिगत। तो अगली किताब कब आ रही है आदित्य की, और किस सब्जेक्ट पे आ रही है? कुछ तो चल रहा होगा दिमाग सर? दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन अभी तक उस किताब की कोई प्लानिंग नहीं है। शुरुआत ज़रूर मैंने की थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्दी
वो किताब कुछ दिनों में शायद मिल सकती है, क्योंकि वो एक विषय ऐसा है सर, समाज का विषय है, धार्मिक क्षेत्र का विषय है। हाल के दिनों में मैंने कुछ धार्मिक जगहों की यात्राएं की हैं, वहाँ के प्रबंधन को लेकर मैंने बहुत करीब से देखा है कि जो पैसा उन संस्था जगहों पे आता है उसका प्रबंधन किस तरीके से होता है। तो कई सारे विचार आए हैं सर, उम्मीद है कि कुछ उस पर मिले। बहुत समय बाद मैंने एक ऐसा इंटरव्यू किया है जिसमें समय सीमा के पास आ गया है वो साक्षात्कार, और मेरी न प्रश्न मेरे ख़त्म हुए हैं, न मेरी जिज्ञासाएं ख़त्म हुई हैं, और न चर्चा करने की उत्कंठा ख़त्म हुई है। और जो आपने लिखा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तो मैं तो ये समझता हूँ कि कांटा आज निकाला जाए जिससे मन की हाला जाए। अपनी अपनी रोजी रोटी में हैं सभी मशगूल, यहाँ काम करो कुछ ऐसा भी दूजे मुँह में निवाला जाए। तो मानवता रहेगी, संवेदना रहेगी, समाज से जुड़ने का भाव जिस भी काम में रहेगा, चाहे आप फिर शिक्षक हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, चित्रकार हो, कलाकार हो, वो समाज के लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। और यह निश्चित रूप से समाज के लिए आप एसेट हैं, ऐसे प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी हैं जो समाज को बहुत कुछ देंगे। तमाम सारे पहलुओं पर आदित्य आपसे चर्चा की, इतना समय निकाला, समय दिया, उसके लिए बहुत सर धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैं आपका करना चाहूँगा, IND24 का करना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय में मेरी उम्र के पत्रकारों को या मेरी उम्र के लेखकों को रिकॉग्नाइज़ करना शायद बहुत कम हो गया है। और शायद इससे ये केवल मेरे लिए नहीं है सर, ये सम्मान आपने सिर्फ मुझे नहीं दिया है, ये मेरी उम्र के और छात्रों को दिया है पत्रकारिता के, या उन लेखकों को दिया है जो मेरी उम्र के हैं, जो कुछ करना चाहते हैं या जो लोग कर रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण के साथ आपकी बात को धन्यवाद करूँगा सर कि आपने साहित्य की बात की। मैं दिल्ली साहित्य अकादमी जो है, मैं वहाँ के साहित्य उत्सव में पिछले 3 साल से लगातार जा रहा हूँ सर। लेकिन आप सोचिए कि हमारे मध्य प्रदेश के जो साहित्यिक मंच हैं, मैं उनसे बहुत दूर हूँ। हाँ, तो ठीक है, कोई नहीं। आपका बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।